हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी बुक है ये 11th क्लास की। बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत और इसका चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर में हम राष्ट्रवाद के बारे में पूरा जानेंगे और इसको हम नोट्स की तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं राष्ट्रवाद है क्या। अगर हम सामान्यतः देखें या फिर जनता की राय लें तो हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद राष्ट्रीय ध्वज होना, ठीक है, झंडा, देशभक्ति, देश के लिए बलिदान जैसी बातें, या फिर दिल्ली में जैसे गणतंत्र दिवस पे जो परेड निकलती है वो सारी चीज़ें हम कहेंगे कि यही राष्ट्रवाद है। बट राष्ट्रवाद सिर्फ इतना ही नहीं है, ये सब राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, लेकिन राष्ट्रवाद ये नहीं है या फिर इतना ही नहीं है। राष्ट्रवाद काफ़ी अलग है, इसको बताना काफ़ी ज़्यादा अलग है। राष्ट्रवाद पिछली 2 शताब्दियों के दौरान एक ऐसे सम्मोह राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभर कर सामने आया है कि जिसने इतिहास रचने में महत्वपूर्ण अदा की है, क्योंकि राष्ट्रवाद से लोग अत्याचारी भी हो जाते हैं और राष्ट्रवाद शासन करता भी है, करवाता भी है, छीन भी लेता है, सहायता भी करता है, ये दूसरों का विरोध भी करता है, कटुता भी दिखाता है। युद्ध की वजह भी यही होती है राष्ट्रवाद, तो एकता की वजह भी यही होती है। अब हमारे देश में जब अंग्रेज़ थे और हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उसकी वजह भी राष्ट्रवाद ही थी, ठीक है। दूसरे देशों पे जो कब्ज़ा होता है वो भी राष्ट्रवाद की वजह से है, मतलब हर चीज़ की वजह राष्ट्रवाद है। तो आखिर राष्ट्रवाद है क्या। अगर हम वहाँ पर देखें, यूरोप में ऑस्ट्रियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य और इसके बड़े बड़े देश, एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारे जो हुए हैं, उन सब में भी अगर हम देखें तो मूल चीज़ पता है क्या थी। मूल चीज़ राष्ट्रवाद ही थी। ये जो इतने बड़े बड़े बंटवारे हुए हैं देशों में, इन सब की जो मूल चीज़ थी वो राष्ट्रवाद ही थी। तो आखिर राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद सिर्फ देशभक्ति के लिए ये झंडा देख लेना, परेड देख लेनी या देशभक्ति की बातें करनी, ये राष्ट्रवाद नहीं है। ये राष्ट्रवाद के प्रतीक हो सकते हैं, पर राष्ट्रवाद इससे काफ़ी अलग है। वो भी मैं आपको अभी इन पॉइंट्स के बाद बताऊंगी कि राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो मन में देश या राष्ट्र के प्रति भक्ति और निष्ठा का उफान लाती है, ठीक है। मतलब जैसे ही हम देश के बारे में अगर कोई बुराई सुनते हैं या हमारे देश की कोई बुराई करता है, मतलब हम खुद कितनी भी बुराई कर लें, लेकिन जब कोई दूसरा, कोई विदेशी हमारे देश की बुराई करता है तो हमारे अंदर एक तूफान सा आ जाता है, बुरा लगता है, हमें भक्ति जाग जाती है। वही राष्ट्रवाद है, ठीक है। राष्ट्रवाद एक भावना है, एक विश्वास है जो हमें आपस में जोड़ के रखता है। लेकिन सिर्फ इतना सा नहीं है, काफ़ी है। आगे भी सुनो। राष्ट्र किसी सीमा तक एक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने नागरिकों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं, कल्पनाओं की सहायता से एक सूत्र से जुड़ा हुआ होता है। मतलब एक काल्पनिक समुदाय समझ लो। हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, धर्म के आधार पर नहीं जानते, जाति के आधार पर नहीं जानते, एक दूसरे से शादी नहीं की हुई, पारिवारिक भी नहीं जानते, कैसे भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी एक राष्ट्र का हिस्सा है। कैसे? विश्वास, आकांक्षा, कल्पना, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रवाद जहाँ एक और विकास और एकीकरण का कारक रहा है, जैसे कि हमने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया, उसका कारण भी राष्ट्रवाद था। तो जो महासाम्राज्य थे उनका जो विघटन हुआ है, पतन हो गया, खाली हो गए, पता ही नहीं कि किधर है, वो सब भी राष्ट्रवाद की वजह से हुआ है। राष्ट्रवाद के कारण 19वीं शताब्दी के यूरोप में अनेक छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से बड़े बड़े राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई। आज के जर्मनी और इटली का गठन भी राष्ट्रवाद की वजह से ही हुआ है। मतलब बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होकर चाहते हैं, उनकी सोच एक जैसी होती है, उनका इतिहास, उनका विश्वास सब एक जैसा होता है, तो उन सबका सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं, जबकि वो धर्म, समुदाय, जाति, लिंग इन सब से अलग होते हैं, तो वो एक राष्ट्र बन जाता है। उनकी सोच वो सब एक जैसी होती है, विश्वास एक जैसे होते हैं, इतिहास एक जैसा होता है, लेकिन उनके धर्म वगैरह हर चीज़ अलग होती है, तो वो एक राष्ट्र होता है। जिसकी वजह से हम कई बार दूसरों को अपने देश से भगा भी देते हैं, जैसे अंग्रेज़ों को। तो कई बार हम क्या करते हैं कि खुद ही कट्टरवादी बन जाते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ जिनकी सोच हमारे जैसी है वही हमारे देश में रहने चाहिए, दूसरे नहीं रहने चाहिए। तो हर चीज़ की जो जड़ है वो राष्ट्रवाद ही है। वर्तमान समय में भी अनेक राष्ट्रवादी संघर्ष चल रहे हैं जो मौजूद राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। कैसे? जैसे कि आप देखें, अगर अमेरिका में कनाडा है, कनाडा जिसे बोलते हैं, तो कनाडा में रहते हैं क्यूबेक वासी। कनाडा के, अमेरिका के पास ही ना एक छोटा सा देश है जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा के जो लोग हैं वो कनाडा में जाके रहने लग गए। अब
फिर उनके बच्चे हो गए, फिर उनके बच्चे हो गए, तो वो वहीं के लोग बन गए, लेकिन उनकी जो संस्कृति है वो क्यूबा की ही रह गई। तो अब वो अलग राष्ट्र की मांग करने लग गए हैं कि हमें अलग कर दो, जब उनकी आबादी बढ़ गई हमें अलग कर दो। उत्तरी स्पेन के बास्कवासी और तुर्की के इराक के कुर्दो, जैसे तुर्की में बहुत सारे इराक के लोग रहते हैं जिन्हें कुर्दो कहते हैं। श्रीलंका में हमारे देश के बहुत सारे तमिल लोग रहते हैं जिन्हें अंग्रेज़ लेके चले गए थे, अब उनकी वहाँ पे औलादें, फिर उनकी औलादें, उनके बच्चे ऐसे हो गए, अब वो वहाँ के हो गए श्रीलंका के, लेकिन उनकी कुछ संस्कृति हमारे यहाँ से जुड़ी हुई है। और जब उनके साथ भेदभाव होता है तो वो कहते हैं कि हमारा राष्ट्र अलग कर दो। वो इंडिया वापस नहीं आ सकते क्योंकि अब वो यहाँ के नागरिक नहीं हैं, ठीक है। और वो यहाँ आएंगे भी तो उनको नागरिकता बड़ी मुश्किल से मिलेगी, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वर्तमान समय में भी अनेक राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे हैं। आमतौर पर राष्ट्र को साझी भाषा, कुल, धर्म या साझी जातीयता जैसी पहचान पर आधारित मानते हैं, लेकिन ऐसी साझी पहचान सभी राष्ट्रों में समान रूप से नहीं पाई जाती। जैसे आप कनाडा में देख सकते हैं, जैसे कनाडा और भारत में एक सामान्य भाषा तक नहीं है। हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उसके बाद भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी हम एक राष्ट्र का हिस्सा, इतने सारे धर्म हैं, समुदाय हैं, जातियां हैं, ठीक है। यहाँ तो पता नहीं, लेकिन जब हम दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ पे विदेश में हमें कोई अपने देश का मिल जाता है तो देखते ही कौन सी भावना जागृत होती है, राष्ट्रवाद की, अरे कोई अपना मिल गया, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो यही राष्ट्रवाद होता है, एक जुड़ाव महसूस करना कि हम एक ही देश से हैं, एक जगह से हैं, क्योंकि हमारा इतिहास, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो विश्वास हैं, या फिर राजनीति को लेकर जो हमारी सोच है वो एक जैसी जब हो जाती है तो उसे वो लोग राष्ट्रवाद से जुड़ जाते हैं, तब वो एक राष्ट्र कहलाता है, ठीक है। देश अलग होता है, राष्ट्र अलग होता है। एक देश में बहुत सारे राष्ट्र हो सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्र में बहुत सारे देश, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब सबकी सोच अलग अलग हो सकती है राष्ट्र को लेकर। तो राष्ट्र मतलब हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष तौर पर न कभी जान पाते हैं और न ही उनके साथ वंशानुगत संबंध जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक राष्ट्र का हिस्सा बनने के लिए लोगों को एक दूसरे से शादी करने की, उनके परिवार में रहने की, उनके धर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राष्ट्र में जो लोग शामिल होते हैं वो एक दूसरे के विश्वास, एक दूसरे पर, एक दूसरे की संस्कृति, ठीक है, उनका जो इतिहास होता है वो एक जैसा होता है, और उनकी जो सोच होती है राजनीति को लेकर वो एक जैसी होती है, ठीक है, और वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो उसको हम राष्ट्र कहते हैं। इसके बाद आते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्र काफ़ी हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता है। ऐसा कोई समुदाय नहीं है कि एक ग्रुप बना दिया गया है, फलाना फलाना ग्रुप, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्र में हमें खुद पता नहीं होता कि हमारे साथ कौन कौन शामिल हैं, ये तो एक सोच है, एक कल्पना है, ठीक है, कि हम जुड़ाव महसूस करते हैं। जैसे आप इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारे लोग एक जैसा महसूस करते हैं और बहुत सारे लोग एक जैसा महसूस करते हैं। बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जो चाहते हैं कि राजनीति, हमारा जो देश है वो इस तरीके से चले, बहुत सारे लोग चाहते हैं हमारा देश इस तरीके से चले, तो वो अलग राष्ट्र का हिस्सा है इस तरीके से, ठीक है। अगर पूरा देश एक जैसी सोच रखता है, एक जैसे विश्वास रखता है, एक दूसरे पर कटुता नहीं दिखाता, तो वो एक राष्ट्र का हिस्सा है। तो राष्ट्र जो है काफ़ी हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता है जो एक धागे में गठित होता है। ये कुछ विशेष मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस पूर्ण समुदाय के लिए बनाते हैं जिससे वह अपनी पहचान बनाए रखते हैं। जैसे हमारे देश में भी कुछ लोग डिमांड करते हैं कि यहाँ के कानून ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए, हमारा देश ऐसे चलना चाहिए, यहाँ का जो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, सब अपनी अपनी राय रखते हैं, ठीक है। अब उन राय पे जो जो सहमत होते हैं वो उनके ग्रुप का हिस्सा है। ऐसे ही राष्ट्र में होता है। जैसे टीम होती है ना, आप एक टीम मान लीजिए, टीम होती है ना, जैसे मान लीजिए क्रिकेट टीम है, अब उसमें कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, कौन किस जाति से है, कौन किस समुदाय से है, धर्म से है, किस से है, हमें मतलब नहीं होता। लेकिन जब हम एक टीम में होते हैं तो हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और एक दूसरे को अच्छा समझते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अपना समझते हैं, तो एक राष्ट्र बन जाता है वो। जैसे एक टीम होती है ना, तो राष्ट्र को आप टीम की तरह समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे राष्ट्र के बारे में कुछ मान्यताएं, जिसमें सबसे पहले है साझे विश्वास, कि एक राष्ट्र जो है वो विश्वास पर बनता है, जहाँ सबको एक दूसरे पे विश्वास होता है।
दूसरा, इतिहास। व्यक्ति अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं, उनके अंदर अधिकतर स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है। देश की स्थायी पहचान का ढांचा पेश करने हेतु वह किंवदंतियों, स्मृतियों तथा ऐतिहासिक इमारतों तथा अभिलेखों की रचना के जरिए स्वयं राष्ट्र के इतिहास के बोध की रचना करते हैं। जैसे कि हम एक राष्ट्र में रहते हैं, अब यहाँ पे बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे भाषा भाषी के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी पर अंग्रेज़ों ने राज किया है ना। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो कोई किसी भी समुदाय का हो, सब कहेंगे कि हमारे बुज़ुर्गों ने ये किया था, हमारे बुज़ुर्गों ने वो किया था, हमारे बड़े बूढ़ों ने ये किया था, अंग्रेज़ जब थे तो ऐसा था वैसा था। तो सबका इतिहास एक जैसा है ना। तो राष्ट्र में जो होता है कि सब एक इतिहास से जुड़े हुए होते हैं। नंबर 3, भू क्षेत्र। किसी भू क्षेत्र पर काफ़ी हद तक साथ साथ रहना एवं सामूहिक पहचान का अनुभव कराती है। जैसे कोई इसे मातृभूमि या पितृभूमि कहता है तो कोई पवित्र भूमि कहता है। जब एक ही जगह पे बहुत सालों तक, ठीक है, रहते रहते हैं तो उस जगह से प्यार हो जाता है ना, उस भूमि से प्यार हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत साल गुजारे हुए होते हैं, यादें होती हैं उस जगह से, वहाँ पे पहचान बन जाती है अपनी पूरी। जो ख़ानदान से ख़ानदान मतलब चले आ रहे हैं, वो वहीं पर रह रहे हैं, तो उसे हम रिस्पेक्ट देने लगते हैं। जैसे कोई उसको मातृभूमि कहेगा, कोई पितृभूमि कहेगा, कोई पवित्र भूमि कहेगा, तो कोई कहेगा यही सब कुछ है मेरा वगैरह कुछ भी। मतलब कुल मिला के ये है कि ज़रूरी नहीं कि उसे कुछ कहा ही जाए, बात यह है कि हम उस जगह को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। नंबर 4, साझे राजनीतिक विश्वास। एक राष्ट्र के अंदर जो लोग होते हैं उन सबके साझे राजनीतिक विश्वास होते हैं। मतलब राजनीति को लेकर उन सबका जो नज़रिया होता है वो एक जैसा होता है। जब राष्ट्र के सदस्यों की इस विषय पर एक साझा दृष्टि होती है, सबका एक जैसा नज़रिया होता है कि वे कैसा राज्य बनाना चाहते हैं। शेष तथ्यों के अतिरिक्त वे धर्मनिरपेक्षता लाना चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, उदारवाद चाहते हैं, ठीक है, राजतंत्र चाहते हैं, कौन सा तंत्र चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। सबकी जो दृष्टि होती है, नज़रिया होता है, वो एक जैसा होता है, स्पष्ट होता है और राजनीतिक विश्वास को लेके, ठीक है। तब ये विचार राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को स्पष्ट करता है। नंबर 5, साझी राजनीतिक पहचान। व्यक्तियों को एक राष्ट्र में बांधने के भी आवश्यक ऐसे हमारे विचार, धार्मिक विश्वास, सामाजिक परंपराएं साझे हो जाते हैं। वास्तव में लोकतंत्र में किसी खास नस्ल, धर्म या भाषा से संबद्धता की जगह एक मूल समूह के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम एक दूसरे के त्यौहार तो मनाते ही मनाते हैं, अगर नहीं भी मनाते तो क्या होता है, कुछ त्यौहार हमारे ऐसे होते हैं जो हम सभी मनाते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, इस टाइप से। धर्म, जाति, नस्ल अलग होते हुए भी हमारी बहुत सारे जो मान्यताएं होती हैं, बहुत सारी परंपराएं एक जैसी हो जाती हैं। मूल बात यह है कि राष्ट्र एक टीम की तरह होते हैं। जैसे एक टीम में हर तरीके के लोग होते हैं, फिर भी एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, वैसे ही राष्ट्र में भी बहुत सारे लोग होते हैं, एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं होते, लेकिन विश्वासों से, इतिहास से, भूमि से, इन सब चीज़ों से वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, दृष्टि एक जैसी होती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आते हैं राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। 20वीं शताब्दी में यह सिद्धांत काफ़ी प्रचलित हुआ। इसके अंतर्गत कोई राष्ट्र आत्मनिर्णय के अपने दावे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करते हैं कि उनके पृथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता और स्वीकार्यता दी जाए। मतलब ये कि जब राष्ट्र बन जाते हैं तो फिर वो डिमांड करने लगते हैं कि हमें अलग कर दिया जाए, क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारे जो लक्ष्य हैं, सब एक जैसे हैं, और वो चाहते हैं कि वे अपने राज्य को अपने तरीके से बना सकें, उन पर कोई भी कानून न थोपा जाए वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा सभी सोचने लग जाएंगे तो एक देश में से पता नहीं कितने टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि आजकल तो राष्ट्र के नाम पर हर किसी को अपनी अलग भूमि चाहिए, तो इस हिसाब से शक्तियाँ कम हो जाती हैं। जितने ज़्यादा छोटे देश होंगे, शक्ति उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। एक संस्कृति, एक राज्य। पहले विश्व युद्ध के बाद वर्साय संधि से राज्यों की पुनर्व्यवस्था में इस विचार को अपनाने का प्रयास किया गया कि एक संस्कृति, एक राज्य, मतलब जिनकी एक संस्कृति है उनका एक राज्य होना चाहिए। इसके अंतर्गत एक संस्कृति के लोगों को एक राज्य का दर्जा देने का विचार स्वीकारा जाता है।
कि जिन लोगों की एक संस्कृति है उनका राज्य अलग कर दो, वो अपने तरीके से चलाएंगे। पर आप खुद बताइए, क्या ये चीज़ इतनी आसान है? जब इस तरीके से देश का बंटवारा किया जाता है तो कितने लोग घर से बेघर हो जाते हैं। ठीक है, धर्म के नाम पर उनको शिफ्ट किया जाता है। कई बार तो इतनी अहिंसा हो जाती है कि कत्लेआम हो जाता है। यहाँ से लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने प्रॉपर्टी इतने टाइम में कमाई थी, क्या वो उनकी रह जाती है? कुल मिला के वो बर्बाद हो जाते हैं। तो इतना आसान नहीं है ये व्यवस्था करना, करोड़ों लोगों को शिफ्ट करना इधर से उधर। इसमें बहुत परेशानी है और नरसंहार भी होता है, मतलब मारकाट भी मच जाती है। राष्ट्रवाद और बहुलवाद, इसके अंतर्गत एक ही देश में विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय फलते फूलते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारे धर्म हैं। किसी भी देश में मौजूद प्रत्येक राष्ट्रीय समूह को स्वतंत्र राज्य प्रदान करने की अव्यवहार्यता को देखते हुए सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हर देश की बात है, जहाँ पर भी एक समुदाय के लोग ज़्यादा होते हैं वो दूसरे जो अल्पसंख्यक होंगे उनको प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ जैसा हम चाहते हैं, जैसी दृष्टि हमारी है वैसा ही सबके साथ होना चाहिए। वो हावी होना शुरू हो जाते हैं, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी धर्म हो। जब एक धर्म या समुदाय के लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो वो दूसरे धर्म अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट कुछ रिजर्वेशन कर देती है, जो राज्य है वो उनको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे देता है ताकि वो फल फूल सकें। इस अधिकार के तहत राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि भिन्न राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता एवं स्वीकृति दी जाए। 19वीं सदी में यूरोप में एक संस्कृति एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा। फलस्वरूप वर्साई की संधि के बाद विभिन्न छोटे एवं नव स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ। छोटे छोटे राज्य बन गए। इसके कारण राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन हुए और इससे क्या हुआ, लोग इधर से उधर शिफ्ट हुए और बर्बाद हुए और कुछ नहीं हुआ और पावर भी कम हो गई देश की। इसलिए यह निश्चित करना मुमकिन नहीं हो पाया कि नवनिर्मित राज्यों में एकमात्र ही जाति के लोग रहें, क्योंकि वहीं एक से ज़्यादा नस्ल और संस्कृति के लोग रहते थे। मतलब तुम इस चीज़ को कितना भी कर लो, ठीक है, धर्म के नाम पे राष्ट्रों को कितना भी अलग कर लो, कितना भी अलग कर लो, लेकिन दूसरी जाति के लोग वहाँ रहते ही रहते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ना थोड़े बहुत लोग वहाँ पे रह ही जाएंगे, फिर वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे, फिर उनको प्रताड़ित किया जाएगा। इससे अच्छा मान्यता ये होनी चाहिए कि एक देश में कितने भी धर्म, जाति, लिंग कुछ भी हो, सबको एक साथ फलने फूलने की आज़ादी होनी चाहिए और संविधान ऐसा बनाया जाना चाहिए जो सभी धर्मों का, जातियों का सम्मान करे। वरना इस तरीके से तो लोग बर्बाद ही होते रहेंगे। आश्चर्य की बात यह है कि उन राष्ट्र राज्यों ने जिन्होंने संघर्ष के बाद स्वाधीनता प्राप्त की, किंतु अब अपने भू क्षेत्र में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का खंडन करते हैं। इसके बाद हम आते हैं आत्मनिर्णय के आंदोलनों से कैसे निपटें, क्योंकि आजकल आंदोलन कुछ ज़्यादा ही किए जा रहे हैं कि हमारे राष्ट्र को अलग करो। तब इनसे कैसे निपटा जाए? तो समाधान ये है कि समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं, बल्कि वर्तमान राज्य को ज़्यादा लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में है। क्योंकि जब किसी को समतामूलक नहीं बनाया जाता, मतलब समानता नहीं मिलती, उसके साथ भेदभाव किया जाता है किसी एक समुदाय के साथ, तो वो अलग राज्य बनाने की मांग करने लगते हैं, अपना अलग राष्ट्र, अलग देश बनाने की मांग करने लगते हैं। तो क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र होना चाहिए और समतामूलक देश होना चाहिए। राज्य ऐसा होना चाहिए जहाँ पे समानता हो और लोकतंत्र हो, सभी को समान नज़रों से देखा जाए। एक संस्कृति एक राज्य के विचार को त्यागने के बाद लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने तथा सुरक्षित करने के तरीकों की शुरुआत की है। जैसे आपने देखा होगा, भारतीय संविधान में भी भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर और संस्कृति के आधार पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं ताकि वो अपने आप को अलग ना समझें। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे अल्पसंख्यक समूह ऐसे हैं, संरक्षण प्रदान करने के बावजूद भी वो अपने मांगों पे अड़े हुए हैं कि उनको पृथक राज्य ही चाहिए, उनको अलग राज्य चाहिए।
अब इसके लिए क्या करना है, इसके समाधान के लिए संबंधित देशों को विभिन्न वर्गों के साथ उदारता एवं दक्षता का परिचय देना होगा। साथ ही असहिष्णु एक जातीय स्वरूपों के साथ कठोरता से पेश आना होगा। नहीं तो इस हिसाब से तो देश छोटे पे छोटे होते चले जाएंगे, सभी अलग राष्ट्रों की मांग करेंगे। इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।